नमस्कार साथियों, तोरावाटी ऑनलाइन क्लासेज की इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लेके आए हैं भारत की कृषि की जो विविधता है उसको। इससे पहले हमने महत्वपूर्ण रूप से भारतीय कृषि फसलों को देखा है। यहाँ मैं आपको एक नोटिस करवाना चाहता हूँ, हमारी इस श्रृंखला में जो YouTube चैनल की जितनी भी क्लासें आ रही हैं उनमें हमने संडे का अवकाश रखा है तथा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी क्लासें कुछ समय से विलम्ब हो रही हैं, अनियमित हो गई हैं। आपको आगामी आने वाले समय में क्लासें नियमित प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। आपको टाइम टेबल और क्लासों का शेड्यूल है वो भी प्राप्त हो जाएगा। आगामी जो क्लासें हैं वो हम आपको जल्दी ही YouTube के माध्यम से उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप इसी प्रकार से हमारे इस चैनल पर बने रहें। सारगर्भित चीज़ें, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथा हमारे सब्जेक्ट को लेकर के जो विशेष जानकारियां हैं वो आप इससे प्राप्त करते रहें और अपनी तैयारियों को और ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, ले जाएं। सफलता को निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे, यह हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलते हैं हम इस लाइव सेशन की क्लास की अगली कड़ी को लेकर, और अगली कड़ी है हमारी भारतीय कृषि की विविधताएँ। प्यारे साथियों, विविधताओं में हम देखेंगे महत्वपूर्ण कृषि फसलों के बाद अन्य कौन कौन सी कृषि फसलें शेष बची हैं जिनको लेकर के भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं मैं आपको, महत्वपूर्ण रूप से जो फसलें हैं उनमें पूछा जाता है सोयाबीन, सोयाबीन फसल। तो याद रखेंगे सोयाबीन है एक तिलहनी फसल है, कम इम्पोर्टेंट है, इनको हम शॉर्ट में देखेंगे। तो सोयाबीन एक तिलहनी फसल के रूप में जानी जाती है। तिलहनी फसल का उत्पादन इस सोयाबीन का सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश या MP कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश राज्य है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, यहाँ तिलहनी फसल के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तिलहनी फसल की प्रधान फसल कौन सी है? तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, प्रधान फसल के रूप में मूंगफली जानी जाती है, लेकिन तिलहनी फसलों के अंतर्गत सोयाबीन जाना जाता है। और सोयाबीन में तिलहन के साथ साथ दलहन भी माना जाता है। तो दलहन व तिलहन दोनों फसलों के अंतर्गत इसको गिना जाता है। सोयाबीन में जो और प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं सोयाबीन, इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। प्रोटीन की प्रचुरता होती है या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का जो स्रोत है वो सोयाबीन होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो प्रश्न आपके ऑप्शन के अनुसार यहाँ भी बनता है सर्वाधिक प्रोटीन की उपस्थिति पाई जाती है। तो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। सर्वाधिक प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है, और ये मशरूम होता है ये एक विशेष प्रकार की कृषि के द्वारा तैयार किया जाता है। तो मशरूम प्राकृतिक रूप से भी और कृत्रिम रूप से कृषि फसल के रूप में भी बोया जाता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, सर्वाधिक प्रोटीन की जो मात्रा है वो किस में पाई जाती है? मशरूम में पाई जाती है। लेकिन अभी तक के एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है प्रोटीन का प्रचुर स्रोत या सर्वाधिक प्रोटीन की जो उपस्थिति है वो पाई जाती है किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। मशरूम मुख्य रूप से प्रोटीन के रूप में जाना जाता है, और अन्य स्रोत के रूप में प्रोटीन का प्रचुर जो स्रोत है वो सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सोयाबीन है वो दलहनी फसल के साथ साथ तिलहनी फसल भी आती है, और सोयाबीन का जो तेल है वो खाद्य तेल के रूप में जाना जाता है, खाने योग्य तेल है। तो खाद्य तेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे सोयाबीन है वो मुख्य रूप से तिलहनी फसल और मध्य प्रदेश में होता है। तो यहाँ इसका एक प्रश्न और बनता है कि सोयाबीन भारत में कौन सी कृषि ऋतु के समय बोया जाता है या किस कृषि फसल के अंतर्गत आता है? रबी में आता है, खरीफ में आता है या जायद में आता है? तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा। तो सोयाबीन है वो मुख्य रूप से हम खरीफ के समय बोते हैं। तो खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है।
खरीफ की फसल में बोई जाने वाली मुख्य रूप से तिलहनी फसलों के अंतर्गत आती है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बनता है मध्य प्रदेश में बोया जाता है, तो मध्य प्रदेश में इसके लिए जो भूमि है वो उपयोगी है या उपजाऊ है, तो यहाँ जो मुख्य रूप से दोमट मृदा उपयोगी रूप से जानी जाती है। तो मध्य प्रदेश की जो दोमट मृदा है यहाँ सोयाबीन का अधिक उत्पादन होता है। तो पहले साथ ही यहाँ देख पाए होंगे आप, यहाँ बनने वाले जो सभी प्रश्न हैं सोयाबीन को लेकर के यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली फसल के बारे में, तो आज की अगली फसल है हमारी सोयाबीन के बाद आलू। अन्य इंपॉर्टेंट फसलों में आती है आलू। अब आलू के लिए देखेंगे आप, आलू है वो एक जमीकंद के रूप में पाया जाता है। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है साइंस में, जहां आपका टॉपिक साइंस का जुड़ा होता है, कौन सी फसल किसके लिए जानी जाती है। जैसे कि प्रश्न होता है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, काली मिर्च पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, चाय पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, मूली पौधे का कौन सा भाग होता है, अदरक कौन सा भाग होता है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए आलू क्या है, तो आलू एक जमीकंद के रूप में जाना जाता है। यहाँ अगर इसके उत्पादन की बात करें तो आलू का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश राज्य करता है। सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है, यूपी से सर्वाधिक होता है। अब उत्तर प्रदेश राज्य के लिए दो तथ्य और ध्यान रखेंगे, यहाँ गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है और गन्ने का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो आप इसको जोड़ करके भी याद रख सकते हैं, आलू उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, गेहूं उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसलों के लिए जाने जाते हैं। अर्थात इस गंगा के मैदानी प्रदेश में आलू की, गेहूं की और गन्ने की कृषि सर्वाधिक होती है और उसमें उत्तर प्रदेश राज्य इसमें प्रथम स्थान रखता है। यहाँ आलू को लेकर के जो और प्रश्न बनते हैं ये भी ध्यान रखेंगे, आलू में कौन सा पदार्थ, कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है, तो आलू में स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये भी ध्यान रखेंगे, चावल में, आलू में स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। काटने के बाद जो सफ़ेद आकृति से सफ़ेद जो तत्व सा जम जाता है वही क्या है, स्टार्च होता है। तो आलू में स्टार्च की उपस्थिति अधिक होती है। अब यहाँ प्रश्न आपका एक अतिरिक्त और बनकर के आएगा आलू को लेकर के, तो आलू एक जमीकंद के रूप में है, लेकिन आप ध्यान देंगे आलू की जो उपस्थिति जमीकंद के रूप में होती है, लेकिन इसकी जो उपस्थिति जिस जमीकंद के रूप में जिस भूमि पर की जाती है, यहाँ उपस्थिति हम जमीकंद और भूमि की उत्पादन क्षमता को लेकर के बात करें तो भारत में आलू का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश करता है। बावजूद भी भारत में आलू का हर ऋतु के साथ उत्पादन होता है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य निकल करके आता है। कौन सी ऋतु में माना जाता है, 12 महीने तक बोई जाने वाली फसल के अंतर्गत आलू आता है। लेकिन अगर बहुतायत की बात करें तो इसका संबंध भी खरीफ की फसल से माना जाता है। खरीफ की फसल, लेकिन भारत में सभी ऋतुओं में बोया जाता है। भारत में सभी ऋतुओं में बोया जाता है। इम्पोर्टेंट तथ्य है, ध्यान रखेंगे। 12 महीने तक होने वाली फसल है आलू की, जो वर्ष भर बोई जाती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक से अधिक ऋतुओं में ज़्यादा क्षेत्र पर बोया जाने के कारण उत्तर प्रदेश का उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। तो एक से अधिक ऋतुओं में बोए जाने के कारण ही उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादन करने में प्रथम स्थान आता है। यहाँ ध्यान देंगे, अन्य राज्यों में भी आलू का उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ सीमित ऋतुओं के साथ होता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर आलू का उत्पादन होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन करता है। यहाँ तक आपकी जो 2 कृषि फसलें हैं इनके बारे में हमने डिटेल से देखी। आगे की कृषि फसल को और देखते हैं। नेक्स्ट हमारी फसल है
जोजोबा, होहोबा या इसी को कहा जाता है रत्नजोत। रत्नजोत। अगली फसल के अंतर्गत हमारी व्यापारिक फसलों में आती है होहोबा या जोजोबा। तो ये ध्यान देंगे, सबसे पहले तो ये व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसल है, और व्यापारिक फसल होने के साथ साथ ही ये एक विदेशी पौधा है, विदेशी पौधा है, विदेशी पौधा है। तो इसको लाया कहाँ से गया? तो ये इस विदेशी पौधे को इजराइल से भारत लाया गया, इजराइल से भारत लाया गया। अब यहाँ देखेंगे, इजराइल से भारत तो लाया गया, लेकिन भारत में लाकर के जब इसको लगाया गया तो इजराइल से भी अच्छी परिस्थितियाँ भारत में मिली, और यही कारण रहा कि भारत में ये विदेशी पौधा अच्छी तरीके से फल फूल रहा है या इसका उत्पादन क्षेत्र बढ़ गया है। तो इस क्षेत्र का अनुकूल जो प्रदेश रहा वो भारत की शुष्क परिस्थितियाँ, भारत की शुष्क परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। और इसकी अनुकूलता अगर हम देखें तो इसके क्षेत्र विशेष की जब बात करेंगे तो जिन अनुकूल परिस्थितियों में ये शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाएंगी वही इसका सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र है। तो उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी भाग, गुजरात, राजस्थान का पश्चिमी भाग, गुजरात सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र में आते हैं, सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र में आते हैं। अगर यहाँ भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा सर्वाधिक उत्पादन करता है तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसका नंबर प्रथम आता है, फर्स्ट स्थान पर राजस्थान आता है, और गुजरात सेकंड स्थान पर आता है। अब यहाँ इसके कुछ अनुसंधान केंद्र और इसके विशेष जो तथ्य हैं वो भी देखेंगे। यहाँ हम देखें तो जोजोबा या होहोबा है, इसका जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। किस ईंधन के रूप में किया जाता है? लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। अर्थात हवाई जहाज़ों में लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। अब यहाँ इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। तो ये लुब्रिकेंट क्या है? ये होता है चिकनाई देने वाला तेल। चिकनाई के लिए, मशीन में चिकनाई के लिए जो तेल डाला जाता है उसको लुब्रिकेंट के रूप में या चिकनाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये हवाई जहाज़ों में उपयोग में होता है होहोबा या रत्नजोत का, इसलिए इसको कहा जाता है चमत्कारिक फसल। तो होहोबा एक चमत्कारिक फसल है, चमत्कारिक फसल भी कहलाती है। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है और पुनः पूछे जाने की संभावना है। किस फसल को चमत्कारिक फसल के नाम से जाना जाता है? तो होहोबा या रत्नजोत को चमत्कारिक फसल कहा जाता है, क्योंकि जिनकी परिस्थितियां भारत में नहीं थी, विदेश से भारत लाया गया। भारत की अनुकूल जो शुष्क परिस्थितियां थी इस पौधे के लिए अच्छी रही, भारत में ये पैदावार अधिक देने लगा। इसका उपयोग हमारी व्यापारिक फसल के रूप में, हवाई जहाज़ों के लुब्रिकेंट के रूप में या चिकनाई देने के लिए जो ऑयल काम में लिया जाता है इसमें उपयोग होने लगा। वर्तमान में इसका जो उत्पादन क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान के किसानों को अधिक लाभ दे रहा है। अब यहाँ इसके कुछ अनुसंधान केंद्र भी खोल दिए गए हैं, और इस अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो यहाँ राजस्थान में जो अनुसंधान केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र, अब ये अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ खोले गए हैं? देखिए, एक खोला गया है फतेहपुर जो पड़ता है सीकर ज़िले में,
राजस्थान के फतेहपुर सीकर जिले का, और एक अनुसंधान केंद्र है वो है ढंड जयपुर। ढंड ये पड़ता है जयपुर। तो ये दो अनुसंधान केंद्र इसके फेमस स्थान भी हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे राजस्थान में इसका उत्पादन और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए अनुसंधान केंद्र खोल दिए गए हैं, और इन अनुसंधान केंद्रों में फतेहपुर सीकर का प्रमुख है और ढंड जयपुर का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। और ये शुष्क परिस्थिति में उगाया जाता है, इसलिए अगर इसके विशेष तथ्य के लिए पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थलीय जलवायु इसके लिए अच्छी मानी जाती है। यहाँ ये नाम भी देकर के पूछ लिया जाए तो भी आप बताएंगे शुष्क परिस्थितियाँ मरुस्थलीय जलवायु के रूप में अनुकूल होती हैं। तो ये अवस्था थी हमारी होहोबा या जोजोबा के रूप में। अब आगे हम अगली फसल को देखेंगे नेक्स्ट में। देखिए अन्य फसलों में अब देखेंगे हम कुछ गौण फसलों के उत्पादन और क्षेत्र को। तो यहाँ हम फसल लिख रहे हैं और ये उत्पादन करने वाले राज्य लिख रहे हैं। तो उत्पादन करने वाले राज्यों की स्थिति कौन सी फसल किस राज्य में सर्वाधिक होती है। तो उत्पादन करने वाले राज्यों का क्रम और फसल की स्थिति। अब यहाँ कुछ फसलों की जो उपस्थिति है उसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा चुका है। रबर का उत्पादन, तो रबर का उत्पादन सर्वाधिक करता है केरल। नेक्स्ट फसल के लिए पूछा जाता है जूट, अपन देख चुके थे। रबर के अलावा नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करता है केरल। नेक्स्ट है केसर, केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सेव, सेव का सर्वाधिक उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे यहाँ से आपका क्वेश्चन बदलता है क्योंकि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर अभी तक नहीं पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, कश्मीर नहीं है तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये याद रखेंगे वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन किसका हो रहा है, हिमाचल प्रदेश से सेव का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन हिमाचल प्रदेश करता है। यहाँ की जो सेव हैं वो गुणवत्ता में उन्नत व श्रेष्ठ मानी जाती हैं, गुणवत्ता में श्रेष्ठ हैं, गुणवत्ता में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा एक तथ्य है, इसको भी ध्यान दे लेंगे। केसर के उत्पादन के साथ साथ एक प्रश्न आता है कि केसर की जो कृषि है वो कौन से क्षेत्र में की जाती है। तो जम्मू कश्मीर में तो की जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के करेवा भूमि पर की जाती है, करेवा भूमि। जम्मू कश्मीर में करेवा भूमि पर की जाती है। करेवा भूमि क्या होती है, हिम ग्लेशियर क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र के उच्च हिमालय वाले भाग में है। वहाँ से हिमानी के अपर्दन द्वारा या हिमानी जब पहाड़ी क्षेत्रों से जब फिसल करके नीचे आती है तो अपने साथ में जो कंकर पत्थर ला करके नीचे जहाँ से समतल मैदान प्रारंभ होते हैं उस क्षेत्र में ला करके जमा कर देती है। उस महीन कंकर पत्थर वाली जो मृदा है वहाँ केसर की कृषि होती है और उस महीन जो मृदा का जो जमाव है उसको कहा जाता है करेवा भूमि। तो इस करेवा भूमि पर किसकी कृषि की जाती है, पहले साथियों ध्यान देंगे, केसर की कृषि करेवा भूमि पर की जाती है। और करेवा भूमि भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखें हम अगली स्थिति में, सेब के बाद में आता है अगला केला। उत्पादन के लिए देखा जाए तो केले का सर्वाधिक उत्पादन करता है महाराष्ट्र। अब यहाँ उत्पादन बदल चुका है, महाराष्ट्र के बाद में आता था गुजरात का नंबर, लेकिन अभी वर्तमान में प्रथम स्थान आता है गुजरात। अब गुजरात की स्थिति को देखेंगे, वर्तमान समय में प्रथम स्थान है, वर्तमान में प्रथम उत्पादक राज्य है, प्रथम उत्पादक राज्य की श्रेणी में आता है। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं।
जहाँ जहाँ से राज्यों का क्रम बदलता है एग्जाम में प्रश्न वहाँ से उठा लिया जाता है। तो यहाँ याद रखेंगे महाराष्ट्र का जो चोपड़ा वाला क्षेत्र है, नागपुर वाला क्षेत्र है, वहाँ से केले का उत्पादन होता है। लेकिन फेमस रूप से अगर नागपुर की बात करें तो संतरे का उत्पादन करता है। और अगली ही फसल आती है हमारी संतरा। संतरा फसल के लिए जाने तो महाराष्ट्र का नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर जिला सर्वाधिक संतरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो हमारी कृषि फसलों के उत्पादन क्षेत्र थे उसमें ही अब कुछ अन्य जो विशेष तत्वों वाली जो फसलें हैं उनकी चर्चा करें तो इनमें आती हैं मसाला फसलें। मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन। अब मसाला उत्पादन की बात करें तो देखिए उत्पादन को लेकर के और मसालों को लेकर के, मसाला उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य से होता है या गुजरात राज्य का प्रथम स्थान है। यहाँ ध्यान देंगे, नोट में लिखेंगे मसालों की रानी ये कहलाता है केरल। केरल को ही मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। मसालों का बगीचा या बागान, मसालों का बगीचा। यहाँ से ध्यान देंगे, आपका प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पहले सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी केरल ही था और यहाँ अधिक उत्पादन के कारण ही इसको मसालों की रानी कहा जाता है और मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को मसालों की रानी और केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर विशेष पर बात करें तो मसालों की रानी किस मसाले को कहा जाता है उससे पहले हम एक बार ध्यान देंगे। यहाँ अगर हम गरम मसाले की बात करें, मसाला उत्पादन के साथ अगर गरम मसाला शब्द आ जाए तो गरम मसालों के लिए आपको केरल बताना है। तो यहाँ नोट विशेष में आप ध्यान देंगे गरम मसाला और गरम मसाला उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। केरल का प्रथम स्थान आता है। प्यारे साथियों, यहाँ से 3 क्वेश्चन मसाले को लेकर के बन रहे हैं। मसाला उत्पादन की दृष्टि से वर्तमान में किस राज्य का प्रथम स्थान है? गुजरात का। औसत मसाला उत्पादन में जितना भार उत्पादन किया जाता है उसमें गुजरात का प्रथम स्थान है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। तथा गर्म मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो केरल राज्य से होता है। इसलिए गर्म मसालों का केरल प्रथम उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है। आगे की स्थिति को हम देखते हैं अभी इसके बाद। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मसालों का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो केरल राज्य से होता है। तो यहाँ भी ध्यान देंगे आप, मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? केरल को जाना जाता है। तो आप ध्यान देंगे मसालों की रानी, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? अब वहाँ आपका आंसर केरल न होकर के कुछ अलग होगा। तो ध्यान दें, मसाले का नाम दिया जाएगा। किस मसाले को मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो मसालों की रानी के नाम से इलायची को जाना जाता है। इलायची को जाना जाता है। सर्वाधिक इलायची उत्पादन की स्थिति बात करें तो अगली ही स्थिति में आती है इलायची की कृषि। तो इलायची का जो उत्पादन है सर्वाधिक केरल करता है। तो इलायची की स्थिति में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल राज्य है। केरल राज्य सर्वाधिक इलायची का उत्पादन करता है। और पहाड़ियों की भी विशेष बात है तो इनको कहा जाता है कार्डमोम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डमोम पहाड़ियाँ
इलायची को अंग्रेजी में कार्डमोम कहते हैं, और जहाँ कार्डमोम या इलायची का उत्पादन अधिक होता है उस क्षेत्र की पहाड़ियों को ही कार्डमोम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो केरल राज्य में कार्डमोम की पहाड़ियाँ किसके उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? इलायची के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। अब यहाँ से और देखेंगे, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो आगे की स्थिति में आती है, इलायची के बाद मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा किसे कहा जाता है? ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे और बतलाएंगे। ये आपके लिए छोड़ा जाता है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के साथ हम डिस्कस करेंगे, अन्यथा आप इसका आंसर निकाल करके अपने कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे ज़रूर डालेंगे और बताएंगे कि आप निश्चित रूप से आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स के साथ देंगे। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? बताया। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। तो मसालों का राजा किसे कहा जाता है? अब उसमें क्या हो सकता है? जीरा हो सकता है, धनिया हो सकता है, हल्दी हो सकती है या मिर्ची हो सकती है। तो ऐसे ही विकल्प में से आपको चयन करके बताना है कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है या किस मसाले को कहा जाता है। तो ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए विकल्प है कि आप यहाँ आंसर दें। नेक्स्ट स्थिति में चलें और आगे देखें हम विशेष तथ्यों को। तो आगे हम चर्चा करते हैं नोट विशेष में। भारत में फल सब्जी उत्पादन में भारत में फल सब्जी उत्पादन में विश्व का स्थान आता है। विश्व का स्थान आता है। प्यारे साथियों, यहाँ से भी हट कर के क्वेश्चन बना लिया जाता है। सब कुछ अक्करसी पढ़ लेते हैं और उसके बाद में प्रश्न कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता है कि भारत का फल सब्जी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान आता है। तो ये याद रखेंगे, भारत का फल सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान आता है या सेकंड स्थान आता है? द्वितीय स्थान आता है। फल सब्जी उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का द्वितीय स्थान आता है। इसी प्रकार से आगे हम देखें तो फल सब्जी उत्पादन के अलावा दाल के लिए भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और दाल में पूछ लिया जाता है चने को लेकर के। तो चने का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है और मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो साथ ही अलग प्रश्न बनता है, क्या बनेगा? ध्यान दें, दालों में सर्वाधिक उत्पादन किस दलहनी फसल का होता है? तो यहाँ आप ध्यान देंगे, नोट विशेष में दालों में सर्वाधिक उत्पादन चने का होता है। दालों में सर्वाधिक उत्पादन चना फसल का होता है। चना फसल का होता है, यानी दालों में सभी प्रकार की जितनी दालें बोई जाती हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में चना बोया जाता है और चने का उत्पादन होता है। और चने का उत्पादन अगर मध्य प्रदेश राज्य करता है तो साथियों यहाँ से प्रश्न यहाँ डाल दिया जाता है, दालों का सर्वाधिक उत्पादन भी किस राज्य से होता है? तो अगली ही प्रश्न की स्थिति बनती है कि दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। तो यहाँ ध्यान देंगे, चने का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है, दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। और दालें भी प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था सोयाबीन के लिए और मशरूम के लिए। तो आप याद रखेंगे, दालें प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होती हैं। प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होती हैं। दालें प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होती हैं। इस प्रकार से हमारी कृषि की जो विविध अवस्थाएं थी, अन्य विविध प्रकार की कृषि फसलों की जो सामान्य जानकारियां थी, इनको हमने स्पष्ट किया है। अब आगे हम कुछ कृषि से जुड़ी हुई क्रांतियों को और देखते हैं। कुछ कृषि में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां चलाई गई, उन क्रांतियों का कौन सी फसल के साथ संबंध है, किस प्रकार की क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो आगे के सीक्वेंस में इसके आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम भारत में कृषि की कुछ क्रांतियां। देखें, भारत में कृषि की कुछ जो क्रांतियां हैं उनको
भारत में कृषि क्रांति। हम कृषि क्रांति के अलावा भी कुछ क्रांतियां हैं जिनमें प्रश्न बन जाता है, उनको भी देखेंगे। केवल और केवल कृषि से संबंधित ही नहीं, संपूर्ण जो क्रांतियां हैं जिनका संबंध एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है, उनको भी हम स्पर्श करते हैं, छू करके चलते हैं, उन बिंदुओं को भी लेकर के चलते हैं। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ सबसे पहले हम क्रांति की चर्चा करें तो क्रांति का नाम आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? सभी जानते हैं, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन। और विशेष करके यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है वो याद रखें, खाद्यान्न उत्पादन में है तो दो फसलों के लिए है, चावल व गेहूँ। चावल व गेहूं के लिए जाना जाता है। तो चावल और गेहूं के उत्पादन के वृद्धि करने हेतु जो भारत में कृषि पैदावार के लिए जो प्रयास किए गए वो किसके अंतर्गत आते हैं? हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से कुछ अन्य क्वेश्चन भी बनेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। हरित क्रांति को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं तो यहाँ हरित क्रांति का सूत्रधार कौन है? तो भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति। तो भारत में जो हरित क्रांति रही उस हरित क्रांति का जनक जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई उस हरित क्रांति का जो समय है वो 1966-67 माना जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ से अलग आया है, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में। लेकिन प्रश्न क्या था प्यारे साथियों, यहाँ से ध्यान देंगे, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई? तो यहाँ से प्रश्न आपका उत्तर था तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना। समय आपको कुछ इंडिकेट करवा रहा होगा, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय नहीं है। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में जो योजना का अवकाश काल था उसके समय इसकी शुरुआत होती है, लेकिन योजना का समय किसके साथ जोड़ा गया है? तृतीय पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप याद रखेंगे बार बार इसको, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ से अगला जो प्रश्न बनता है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो यहाँ से एक अतिरिक्त प्रश्न बन करके आता है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से होती है? हमने विगत क्लास के साथ इसको देख भी लिया है, जी.बी. पंत विश्वविद्यालय। जी.बी. पंत विश्वविद्यालय हरित क्रांति का जन्म स्थान माना जाता है। जन्म स्थान माना जाता है, जन्म स्थान माना जाता है। अब ये जो जी.बी. पंत विश्वविद्यालय है ये कहाँ है? जी.बी. पंत विश्वविद्यालय वर्तमान में उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य, वर्तमान में ये उत्तराखंड में है, इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में पड़ता था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन करके आता है कि ये जी.बी. पंत विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में है। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश राज्य का कृषि विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर थे जिनको एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, यहाँ से थोड़ा सा एक हट करके भी हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ से आपके लिए प्रश्न होता है नोट विशेष के लिए, और ये ध्यान देंगे नोट विशेष में प्रश्न आता है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग
को कहा जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के जनकदाता जाने जाते हैं या जनकदाता कहलाते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को हरित क्रांति का जनकदाता कहा जाता है। एक बार के लिए पुनः देखें, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो कि GB पंत कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक थे, और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। ये थी हमारी हरित क्रांति, भारत की कृषि के लिए या कृषि में चलाई गई पहली क्रांति हरित क्रांति। आगे की कुछ जो शेष क्रांतियां हैं इनको हम संक्षिप्त में देखेंगे, तो यहाँ तक एक बार नोट डाउन करें। देखते हैं हम अगली नेक्स्ट कृषि फसल के संदर्भ में चलाई गई जो क्रांति है उसको। तो यहाँ एक बार के लिए पुनः एक बार देखें, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अगर और भी पूछ लिया जाए डीपली, तो आप ध्यान देखेंगे, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ? तो ये ध्यान देंगे, गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ हुआ। तो यहाँ भी एक अपन हिंट के रूप में लिख लें, सर्वाधिक लाभ किस कृषि फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ? तो गेहूं की फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ। नेक्स्ट हमारी क्रांति है नंबर 2, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध सभी को पता है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है, अर्थात दुधारू पशुओं को पालकर या डेयरी पालन की क्रिया द्वारा दूध के उत्पादन को बढ़ाने की जो क्रिया की गई, यही हरित क्रांति के साथ, हमारी श्वेत क्रांति के साथ जुड़ती है। देखिए वापस पुनः से देखेंगे एक बार, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से जुड़ी हुई है, और यहाँ डेयरी पशुपालन की जो क्रिया होती है जिसमें दुधारू पशु पाले जाते हैं, दुधारू पशु पाल करके दूध उत्पादन में वृद्धि करना ही क्या है? श्वेत क्रांति है। आगे नेक्स्ट को देखें, अगली क्रांति। यहाँ से एक प्रश्न और बनकर के आता है प्यारे साथियों, वो भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। श्वेत क्रांति भारत में कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो भारत में श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत क्रांति का संबंध 1970 में चलाए गए 1970 में चलाए गए ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड चलाए गए ऑपरेशन फ्लड से माना जाता है, ऑपरेशन फ्लड से माना जाता है। अब इस ऑपरेशन जो फ्लड था इसकी शुरुआत 1970 में हो जाती है। इसके 3 चरण चलाए गए और ये तीनों ही चरण किससे जाने जाते हैं? श्वेत क्रांति से जाने जाते हैं। लेकिन अगर तथ्य के रूप में पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखेंगे, 1974 1975 में सेकंड कार्यक्रम चलाया गया और हरित क्रांति का संबंध वापस अगर श्वेत क्रांति का संबंध अगर सीधा पूछ लिया जाए तो 3 तो यहाँ तक आप देख पाएंगे
कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध 1970 में चलाए गए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के कार्यक्रम से है और यही ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का शुरुआत करता है। आगे हमारी जो कृषि की क्रांति है उस कृषि की क्रांति को हम देखते हैं नंबर 3 पर, और कृषि की क्रांति है गोल क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन में वृद्धि से है। आलू उत्पादन में वृद्धि से है। और प्यारे साथियों यहाँ देखेंगे आपको एक चार्ट उपलब्ध करवाया गया है। महत्वपूर्ण जो क्रांतियाँ थी जिनके बारे में हमने डिटेल से कुछ देख लिया है। अब जो शेष अन्य जो क्रांतियाँ हैं उनका संबंध पूछ लिया जाता है, कौन सी क्रांति का संबंध किससे है। तो एक बार के लिए इनको भी देख लें जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। या तो कृषि की फसलों से प्रश्न पूछा जाता है, या हमारा जो महत्वपूर्ण जो दूसरा पॉइंट बनता है वो बनता है कृषि की प्रमुख क्रांतियों में। तो जैसा कि हमने देखा हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, गोल क्रांति है। उसके बाद हम देखेंगे भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए जानी जाती है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए जानी जाती है, रजत क्रांति वो अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए है। अगर तिलहन उत्पादन में भी नहीं हो तो आपको ये याद रखना है तिलहन उत्पादन के अलावा इसको दिया जा सकता है सरसों उत्पादन। सरसों उत्पादन यहाँ से भी क्वेश्चन अलग से बनता है। तो यहाँ पीली क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन में वृद्धि हेतु दिया जा सकता है, या फिर तिलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु दिया जा सकता है। दूसर क्रांति, दूसर यानी राख जैसा रंग, और राख जैसा रंग किसका है? सीमेंट का। तो राख जैसी रंग वाली क्रांति या दूसर क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन में वृद्धि करने हेतु है। बादामी क्रांति, बादाम क्या है? बादाम भी एक मसाले जैसा ही उत्पाद है, तो हम उसको सूखा मेवा कहते हैं बादाम को। तो मसाला उत्पादन में वृद्धि हेतु की जाने वाली जो क्रांति उसका नाम है बादामी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। एग्जाम में मैक्सिमम बार इनको पूछा गया है। गुलाबी क्रांति केवल और केवल झींगा मछली उत्पादन के लिए जानी जाएगी, और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन की सभी संपूर्ण संयुक्त क्रिया को नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। फिर आती है अमृत क्रांति, और अमृत का तात्पर्य हमारे जीवन में जल ही अमृत है। तो जल नदी जोड़ो संयोजना या नदी जोड़ो जो योजना चल रही है उसको अमृत क्रांति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारी जो कुछ महत्वपूर्ण अन्य क्रांतियां हैं वहाँ से आप ध्यान देंगे इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? सभी प्रकार की जो संयुक्त जो योजनाएं चल रही हैं या सभी प्रकार की जो कृषि की क्रांतियां चलाई गई हैं इनको सबको एक साथ बढ़ावा देने के लिए जो चलाई गई क्रांति उसका नाम है इंद्रधनुषी क्रांति। फिर आती है कृष्ण क्रांति। कृष्ण यानी काला, और काले का तात्पर्य है पेट्रोलियम उत्पादन, अर्थात इसको काला सोना भी कहा जाता है। तो पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि कृष्ण क्रांति का संबंध है। लेकिन आप विशेष तथ्य के रूप में आप यहाँ देखेंगे, अभी हमने देखा था केसर का सर्वाधिक उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर राज्य में करेवा भूमि पर होता है, लेकिन उसकी कृषि क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाई गई क्रांति का नाम है। यहाँ तक की जो जानकारियाँ थी वो कृषि की प्रमुख क्रांतियों को लेकर के हैं। कृषि के अतिरिक्त भी ये क्रांतियाँ हैं, लेकिन एग्जाम में इनको बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ तक की जानकारियाँ हमारी होती हैं कंप्लीट, और इन्हीं जानकारियों के बाद हम देखेंगे भारत में अन्य बिंदुओं के तहत कि भारत की कौन कौन सी अन्य कृषि जो विविधता है उस कृषि विविधता को तो देखते हैं आगे की ओर। चलो देखते हैं साथियों आगे हमारा पॉइंट है भारत के कृषि के कुछ वैज्ञानिक नाम भी हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सी कृषि का संबंध किससे है? तो आप ध्यान देंगे सेरीकल्चर कृषि का संबंध है रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन की क्रिया को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन या इसी को कहा जाता है शहद उत्पादन। जो भी आपका आंसर हो वही आपको आंसर इससे देना है। शहद उत्पादन की क्रिया एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन की क्रिया इसको एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। पीसी कल्चर ये है मत्स्य पालन।
मत्स्य पालन या मछली पालन। मत्स्य पालन की क्रिया। विटीकल्चर, विटी का तात्पर्य अंगूर उत्पादन में वृद्धि करने हेतु है, तो इस कृषि को वैज्ञानिक नाम अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंगूर उत्पादन, अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोर का अर्थ होता है फूल, तो फ्लोरिकल्चर का तात्पर्य फूल उत्पादन या फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन। फिर आता है वर्मी कल्चर। वर्मी का अर्थ होता है कोई कीड़ा, तो वर्मी के रूप में अगर जाना जाए तो केंचुआ एक कीड़ा है, तो यहाँ आपको ध्यान रहे वर्मी कल्चर के लिए जाना जाता है केंचुआ पालन, केंचुआ पालन। फिर आता है हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर को कहा जाता है बागाती कृषि, बागाती कृषि। और बागाती कृषि में अगर संयुक्त रूप से देखा जाए, ये ऑप्शन नहीं हो, तो आपका आंसर क्या बनेगा? फल फूल उत्पादन। संयुक्त रूप से फल व फूल उत्पादन, फल व फूल उत्पादन। अकेला अगर बात हो फूल उत्पादन तो आपका आएगा फूलों का उत्पादन कहलाता है फ्लोरिकल्चर, लेकिन जब बात दोनों के हो फल और फूल उत्पादन के लिए, तो फल फूल उत्पादन की स्थिति को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। इसी को कहा जाता है बागाती कृषि भी। ओलेरी कल्चर और ओलवी कल्चर, यहाँ देखिए ओलेरी कल्चर को कहा जाता है सब्जी उत्पादन, या संयुक्त रूप से दिया जाए तो फल सब्जी उत्पादन। यहाँ थोड़ा सा कुछ त्रुटि लगेगी, याद रखना फल सब्जी को न देकर के यहाँ सीधा सीधा सही दिया जाता है, और वो होता है सब्जी उत्पादन। क्यों दिया जाता है ये ध्यान देंगे। यहाँ फल फूल आ रहे हैं तो संयुक्त रूप से सब्जी को भी साथ जोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप तथ्य ध्यान दें, एग्जामों में बदल बदल करके प्रश्न पूछा गया है। बागाती कृषि किसे कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर को कहा जाता है। फल फूल का उत्पादन किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अकेला फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। लेकिन जब बात आए फल सब्जी का उत्पादन किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है ये भी हॉर्टिकल्चर में आता है। लेकिन जब ऑप्शन आपका ये हो कि ओलेरी कल्चर किसके लिए जानी जाती है, तो फल व सब्जी के लिए जानी जाती है। लेकिन जब अकेला ऑप्शन हो तो आपको क्या देना है? सब्जी उत्पादन या सब्जी की क्रिया है वो ओलेरी कल्चर के रूप में जानी जाती है। ओलिव कहा जाता है जैतून को, तो ओलिव ऑयल के रूप में या ओलिव जैतून का नाम है, इसलिए इस कृषि का उत्पादन जैतून में वृद्धि करने हेतु या जैतून के तेल उत्पादन में वृद्धि करने हेतु है। तो इसमें जैतून की कृषि, जैतून की कृषि को सम्मिलित किया गया है। ये है हमारे प्रमुख कृषि के वैज्ञानिक नाम। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एरोपोनिक्स क्या है, तो एरोपोनिक्स है वो हवा में पौधों को लगाना, अर्थात बिना जल व मृदा के ऐसे पौधे जो हमें कभी बोतलों में देखे होंगे, जिनको घरों में गुलदस्ते के रूप में रखा जाता है, ऐसे कुछ पौधे जो जल में होते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स के रूप में। तो इस प्रकार के कुछ नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को हमने बहुत विस्तार के साथ लिया है, बहुत गहराई के साथ देखा है, हर क्वेश्चन की अप्रोच तक हम गए हैं। तो ऐसी ही जानकारियाँ आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। हमारे हर टॉपिक गहराई के साथ होंगे, हर एग्जाम राजस्थान पुलिस से लेकर के और आपको टीचर तक की जो सभी भर्तियां हैं वहाँ इंपॉर्टेंट तथ्यों के रूप में प्राप्त होंगे। तो राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, रीट के लिए और विशेष करके आरएएस तक के आप इन टॉपिक्स के सभी क्वेश्चनों को इन हमारी क्लासों के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे, देख पाएंगे, और आगामी जो एग्ज़ाम है इनमें आपको इसका लाभ मिलने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हमारी दी गई जो जानकारियां हैं वो आप अपने साथियों को भी शेयर करेंगे, आप इसका लाभ उठाएंगे और अपने साथियों को भी इससे लाभान्वित करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।